नमस्कार तमाम देशवासियों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं और खेल समाचार में भी आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं इस बार की सुर्खियों पर। 2024 खेलों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण साल। पेरिस ओलंपिक में जहां भारतीय एथलीट पिछले प्रदर्शन को पीछे छोड़ने के इरादे से उतरेंगे, तो वहीं T20 विश्व कप सहित होंगी कई महत्वपूर्ण प्रतियोगिताएं। ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक बल्लेबाज डेविड वार्नर ने टेस्ट के बाद वनडे से भी लिया संन्यास का ऐलान। 2015 और 2023 विश्व कप जिताने वाली टीम के रहे थे अभिन्न हिस्सा। भारत की युवा स्क्वॉश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने जीता स्क्वॉश जूनियर ओपन अंडर 19 का खिताब। लड़कों में सुभाशीष बने चैंपियन। प्रीमियर लीग में आर्सेनल ने शीर्ष पर पहुंचने का मौका गंवाया। फुलहैम से मिली शिकस्त। वहीं टॉटनहैम ने बॉर्नमाउथ को 3-1 से दी शिकस्त। हासिल किया 5वां स्थान। और खबरें विस्तार से। साल 2024 खेल प्रेमियों के लिए खास होने वाला है। इस साल जहां पेरिस ओलंपिक में खिलाड़ी अपना दमखम दिखाएंगे, तो वहीं क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस और एथलेटिक्स सहित कई महत्वपूर्ण टूर्नामेंट भी खेले जाएंगे। एक नजर डालते हैं इस साल आयोजित होने वाले इन अहम खेल आयोजनों पर। खेल के क्षेत्र में साल 2023 मिला जुला रहा, वहीं साल 2024 खेल प्रशंसकों के लिए बेहद खास होने वाला है। इस साल पेरिस ओलंपिक, यूएफए यूरो 2024 और आईसीसी T20 विश्व कप के अलावा कई अहम प्रतियोगिताओं का आयोजन होना है। तो आइए एक नजर डालते हैं इस साल की बड़ी खेल प्रतियोगिताओं पर। इस साल सबसे बड़ा खेल आयोजन ओलंपिक 2024 है। इन खेलों का आयोजन 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक पेरिस में किया जाएगा। पिछली बार टोक्यो में आयोजित हुए ओलंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला था। इस बार भी इन खेलों में भारत की ओर से खिलाड़ियों का बड़ा दल हिस्सा लेगा। ऐसे में इन खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन की उम्मीद है। ओलंपिक खेलों के बाद इसी साल 30 अगस्त से 8 सितंबर तक पेरिस पैरालंपिक 2024 का आयोजन होना है। इसी साल 4 से 30 जून तक वेस्टइंडीज और यूएस की मेजबानी में पुरुष T20 विश्व कप खेला जाना है। पिछले T20 विश्व कप में भारत को सेमीफाइनल में इंग्लैंड के हाथों शिकस्त मिली थी। वहीं इस साल बांग्लादेश की मेजबानी में महिला T20 विश्व कप का भी आयोजन किया जाएगा। इसी साल जनवरी-फरवरी में अंडर 19 पुरुष विश्व कप का आयोजन होना है। दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हो रहे इस टूर्नामेंट में कुल 41 मैच खेले जाएंगे। फुटबॉल की दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टूर्नामेंट यूएफए यूरो 2024 का आयोजन 14 जून से 14 जुलाई तक जर्मनी में किया जाएगा। चैंपियंस लीग का फाइनल 1 जून 2024 को इंग्लैंड के वेम्बली स्टेडियम में खेला जाएगा। इस साल 16 से 21 जनवरी तक नई दिल्ली में इंडिया ओपन का आयोजन किया जाना है। शतरंज की बात करें तो विश्व जूनियर अंडर 20 चैंपियनशिप का आयोजन 1 से 4 जून तक नई दिल्ली में होगा। 15 से 28 जनवरी तक ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला जाएगा। इसके बाद साल के दूसरे ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन का आयोजन 20 मई से 9 जून तक होगा। वहीं 1 से 14 जुलाई तक विंबलडन खेला जाएगा, जबकि यूएस ओपन का आयोजन 26 अगस्त से 8 सितंबर के बीच होगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। बिल्कुल, तो नया साल खेल के क्षेत्र में खास होने वाला है। इस साल भारत की धरती पर कई टूर्नामेंट भी खेले जाएंगे, जिसमें विश्व जूनियर शतरंज टूर्नामेंट, एशियाई ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप और मोटो जीपी का आयोजन भी शामिल है। एक नजर डालते हैं इस साल भारत में होने वाले मुख्य खेल आयोजनों पर। 2023 खेल के क्षेत्र में भारत के लिए उपलब्धियों भरा रहा, वही नया साल भी भारत के लिए शानदार होने वाला है। इस वर्ष भारत में कई बड़ी खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन होना है। सबसे पहले 13 जनवरी से रांची में महिलाओं की पेरिस ओलंपिक क्वालिफाइंग टूर्नामेंट का आयोजन होगा। इसके बाद प्रो हॉकी लीग के मैच राउरकेला और भुवनेश्वर में खेले जाएंगे। वहीं बैडमिंटन में इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन 16 से 21 जनवरी तक नई दिल्ली में होगा।
फिर नवंबर में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट खेला जाएगा। टेबल टेनिस में WTT स्टार कंटेंडर का आयोजन गोवा में 23 से 28 जनवरी तक होगा, जबकि जून में विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप खेला जाना है। एथलेटिक्स की बात करें तो इस बार सैफ जूनियर और सीनियर चैंपियनशिप का आयोजन चेन्नई और रांची में होगा। फरवरी में एशियाई ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप का आयोजन नई दिल्ली में होना है, जबकि ग्रेटर नोएडा में 20 से 22 सितंबर के बीच MotoGP इंडियन ग्रांड प्री का आयोजन होना है। स्पोर्ट्स डेस्क, DT न्यूज। तो खेलों के लिहाज से काफ़ी अहम होने वाला है 2024। बड़ी प्रतियोगिताएं हैं, ओलंपिक है, क्रिकेट वर्ल्ड कप है। तो कैसे देखते हैं इन तमाम टूर्नामेंट्स को? इस पर और जानकारी के लिए न्यूज़ रूम से जुड़ी हमारी संवाददाता दीपिका। दीपिका, बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। कैसे देखती हैं दीपिका इस साल को आप? और बहुत सारे हमारे यहाँ पर जो इवेंट्स हैं वो यहाँ पर लाइनअप हैं। भारत में बहुत सारी प्रतियोगिताएं और सबसे बड़ा ओलंपिक है जो खेलों का महाकुंभ इसी साल खेला जाएगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप भी है। मुकेश, सबसे पहले आपको और सारे व्यूवर्स को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2024 में जितने आपने अपने स्टोरीज में इवेंट्स दिखाए, टोटल 2024 में 24 बड़े इवेंट्स होने हैं जो कि इंटरनेशनल इवेंट्स हैं। टूर डू फ्रांस से लेकर F1 की वर्ल्ड चैंपियनशिप तक, टाइसन फ्यूरी की फाइट से लेकर खेलो इंडिया यूथ गेम्स तक, 2024 इस बार पावर पैक्ड है इंटरनेशनल स्पोर्टिंग और डोमेस्टिक स्पोर्टिंग इवेंट्स को लेकर। जैसे कि आपने अभी मेंशन किया कि ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स 2024 इस बार होने वाले हैं फ्रांस में, और उसको लेकर बहुत सारी तैयारियां हो रही है। ओलंपिक क्वालिफायर्स भी भारत में शुरू होने वाले हैं और प्लेयर्स उसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। आज ही हमने PV सिंधु का ट्वीट भी देखा कि वो अब देखती है कि तीसरा ओलंपिक मेडल की आगे तैयारियां कैसे करें। ओलंपिक क्वालिफायर्स सर पर है और उनका अब पूरा फोकस बिल्कुल ओलंपिक क्वालिफायर्स और अपने तीसरे ओलंपिक मेडल की तरफ है। इसी तरीके से जितने बाकी सारे प्लेयर्स हैं, नीरज चोपड़ा से लेकर, इनफैक्ट क्रिकेट भी अब ओलंपिक्स का पार्ट है, तो सभी का फोकस इस बार पेरिस ओलंपिक्स को लेकर है। अगर हम बात करें वही डोमेस्टिक इवेंट्स को लेकर, 24 इंटरनेशनल टूर्नामेंट तो हैं ही है पूरी दुनिया में 2024 में, लेकिन डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स की बात करें तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स जनवरी में ही हो रहा है इस बार चेन्नई में। और उसके अलावा और भी बड़े इवेंट्स हैं, डोमेस्टिक इवेंट्स हैं जिनकी हम बात करें, जैसे कि आपने मेंशन किया, चेस है और खेलो इंडिया यूथ गेम्स है। फिर उसके बाद खेलो इंडिया के बाकी एडिशंस है और जो छोटे मोटे खेलो इंडिया लीग्स हो रही हैं, कबड्डी लीग हो रही है और दूसरी वो लीग हो रही है। तो हर तरीके से डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, हर पॉइंट ऑफ व्यू से खेलों को मद्देनजर रखते हुए ये साल बहुत ही महत्वपूर्ण है पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए और सारे इंडियन एथलीट्स के लिए भी। हमने देखा एशियन गेम्स में इस बार इंडिया ने अपने रिकॉर्ड तोड़ा, ओलंपिक्स में भी नए रिकॉर्ड बनाने जा रही है इस बार टीम इंडिया। बिल्कुल दीपिका, और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हो जाता है जिस तरह से एथलीट लगे हुए हैं, चाहे नीरज चोपड़ा हैं, जिस तरह से उन्होंने 2023 के कैलेंडर में परफॉर्म किया, डायमंड लीग हो या इंटरनेशनल चैंपियनशिप में वो खेले, वर्ल्ड चैंपियनशिप में खेले। यहाँ पर वो तमाम खिलाड़ी, उनके लिए बड़े मौके हैं। कुछ को इसके लिए अवार्ड्स भी दिए जा रहे हैं। इस साल के अवार्ड्स जो हैं वो राजीव गांधी और मेजर ध्यानचंद अवार्ड और अर्जुना अवार्ड जो है घोषित किए जा चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं इनका मनोबल बढ़ाएंगे इन टूर्नामेंट से पहले। जब हम मनोबल बढ़ने की बात करते हैं तो ये इस तरीके के अवार्ड सेरेमनीज तो हमेशा मनोबल बनाते ही हैं। खेल रत्न अवार्ड हो, अर्जुन अवार्ड हो, द्रोणाचार्य अवार्ड हो, कोचेस के लिए अवार्ड हो, वो सब मनोबल तो ज़रूर बनाते हैं। लेकिन आपको याद होगा जो अभी 108वां मन की बात का एपिसोड हुआ है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने स्पोर्ट्स को लेकर, खेलों को लेकर काफ़ी इलेबोरेट वे में बात करी है। उन्होंने मेंटल फिटनेस से लेकर फिट इंडिया मूवमेंट तक हर एक पॉइंट पे अपना फोकस रखा है और कहा है कि जो फिट इंडिया मूवमेंट है वो केवल खिलाड़ियों के लिए नहीं, वो आम जनता के लिए भी उतना ही ज़रूरी है जितना खिलाड़ियों के लिए ज़रूरी है। तो फिट इंडिया मूवमेंट सिर्फ खिलाड़ियों के लिए नहीं है, लोगों के लिए भी है। और अब जब मेंटल फिटनेस और मनोबल की बात करते हैं मुकेश, तो हमने सुना कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ओलंपिक्स के लिए अपनी बेस्ट विशेस दी हैं और बाकी जितने प्रीवियस टूर्नामेंट्स भी हुए हैं उनको लेकर काफ़ी सराहना की है प्लेयर्स की। अभी से ही साल के 31 दिसंबर 2023 को 108वां मन की बात एपिसोड हुआ था और अब से लेकर आने वाले टूर्नामेंट तक, समझ लीजिए पेरिस ओलंपिक्स तक, ये जो कारवा है ये आगे बढ़ता ही जाएगा। भारत को चीयर करने के लिए कारवा अब रुकेगा नहीं मुकेश। बिल्कुल दीपिका, एक खास रहेगा 2024 का कैलेंडर और शानदार मुकाबले होंगे। देखते हैं कितने मेडल्स देश में आते हैं ओलंपिक से, क्रिकेट वर्ल्ड कप भी और तमाम जो लीग्स हैं वो भी इसी साल खेली जाएंगी। बैडमिंटन, टेनिस के मुकाबले होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए हमसे जुड़ने के लिए।
तो ये तो बात हुई 2023-24 की कि पिछला साल कैसा गया और इस साल क्या क्या संभावना है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए यहाँ पर डेविड वार्नर ने बड़ा ऐलान कर दिया। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के बल्लेबाज डेविड वार्नर ने टेस्ट के बाद क्रिकेट से भी संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। वनडे से भी वो संन्यास लेंगे। डेविड वार्नर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान करने के बाद अब उन्होंने कहा है कि टेस्ट के साथ उसी दिन वो वनडे से भी संन्यास ले लेंगे। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज क्रिकेटर डेविड वार्नर ने नए साल के मौके पर अपने फैंस को हैरान कर दिया। वार्नर ने टेस्ट के बाद वनडे क्रिकेट से भी संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। डेविड वार्नर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान पहले ही कर दिया था। पाकिस्तान के खिलाफ सिडनी में 3 जनवरी से होने वाले टेस्ट मैच में खेलने के बाद वे इस फॉर्मेट को अलविदा कह देंगे। अब उन्होंने कहा कि टेस्ट के साथ उसी दिन वनडे से भी संन्यास ले लेंगे। हालांकि उन्होंने ये साफ किया कि वे 2025 में होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी में खेल सकते हैं। वार्नर ने अपने करियर में ऑस्ट्रेलिया के लिए कई यादगार पारियां खेली हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को 2 बार विश्व विजेता बनाने में अहम भूमिका भी अदा की है। वे 2015 में घरेलू मैदान पर और इसके बाद साल 2023 में भारत में विश्व कप का खिताब जीतने वाली टीम का हिस्सा रहे। उन्होंने 2015 विश्व कप की 8 पारियों में 345 रन बनाए थे। अपनी पारी के दौरान उन्होंने एक शतक भी जड़ा था। वे इस टूर्नामेंट में भी ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे। उन्होंने इस विश्व कप में 2 शतकीय पारी और 2 अर्धशतकीय पारियां खेली। टेस्ट और वनडे क्रिकेट को अलविदा कहने के बाद वार्नर लीग क्रिकेट के लिए उपलब्ध रहेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि अगर वो 2 साल तक अच्छी क्रिकेट खेलते रहे और टीम को उनकी जरूरत पड़ी तो वो चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने के लिए उपलब्ध रहेंगे। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। वहीं डेविड वार्नर ने वनडे में संन्यास की घोषणा को सही समय में लिया गया फैसला माना। उनका कहना है कि अब उनका समय उनके परिवार के साथ उनको देने के लिए है, तो अब वो अपने परिवार के साथ ये खास समय बिताएंगे। अच्छा महसूस कर रहा हूँ, ये एक अच्छा फैसला है। मुझे लगता है कि अब समय परिवार के साथ रहने का है। मैं टेस्ट के साथ साथ वनडे से भी संन्यास ले रहा हूँ। ये एक ऐसा फैसला है जिसके बारे में मैं विश्व कप से सोच रहा हूँ। भारत में विश्व कप जीतना एक शानदार पल था। मैंने क्रिकेट के 2 फॉर्मेट से संन्यास लेने का फैसला लिया है, जिसके चलते मुझे उम्मीद है कि विश्व भर की लीग में खेलने में मुश्किल नहीं होगी। देखिए, यह एक ऐसा निर्णय था जिसके साथ मैं बहुत सहज था। भारत में जीतना बिल्कुल ही अद्भुत था। बिल्कुल बहुत शानदार बल्लेबाज हैं डेविड वार्नर और जिस तरह से उन्होंने खेला इस विश्व कप में सभी का ध्यान उन्होंने खींचा। और बात करेंगे महिलाओं की, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीमों के बीच मंगलवार को 3 मैचों की सीरीज का तीसरा और अंतिम मुकाबला खेला जाएगा। पिछले 2 मैचों में करीबी अंतर से पराजय झेलने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम तीसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू मैदान पर लगातार 9 मैच से चला आ रहा हार का सिलसिला खत्म करने की कोशिश करेगी। इस मैच में सभी का ध्यान भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर के प्रदर्शन पर टिका रहेगा। सीरीज में उनके बल्ले से उम्मीद के मुताबिक रन नहीं निकले हैं। पहले मैच में भारतीय गेंदबाज नहीं चल पाए थे और 8 विकेट पर 242 रन बनाने के बावजूद टीम को हार का सामना करना पड़ा। दूसरे मैच में भारत का क्षेत्ररक्षण अच्छा नहीं रहा था और उसने 7 कैच छोड़े थे। ऑस्ट्रेलिया ने यह मैच 3 रन से जीता था। अनाहत सिंह ने साल 2023 का अंत शानदार जीत के साथ किया। भारत की युवा स्क्वॉश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वॉश चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया। एडिनबर्ग में हुए प्रतियोगिता के फाइनल में अनाहत ने रॉबिन मैकनलाइन पर 11-6, 11-1, 11-5 से जीत हासिल की। अनाहत सिंह का पिछला साल शानदार रहा। इस साल उन्होंने अंडर 19 और सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप का दोहरा खिताब जीता था। एशियाई खेलों और शुरुआती एशियाई मिश्रित युगल चैंपियनशिप दोनों में अभय सिंह के साथ मिश्रित युगल में कांस्य पदक जीता था। वहीं भारत के सुभाशीष चौधरी ने लड़कों के अंडर 15 प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया। उन्होंने फाइनल में हमवतन शिवेन अग्रवाल को 5-11, 11-4, 6-11, 11-8, 11-5 से मात दी, जबकि श्रेयस अय्यर ने लड़कों के अंडर 13 फाइनल में श्रेयांश झा को 11-8, 11-8, 3-11, 11-8 से पराजित किया।
और बात टेनिस की करें तो लगभग एक साल बाद टेनिस कोर्ट पर वापसी करने वाले स्पेन के राफेल नडाल का इरादा साल 2024 में ज़्यादा से ज़्यादा जीत हासिल करने का होगा। चोट से उबरकर ब्रिस्बेन ओपन में वापसी करने वाले नडाल इन दिनों ऑस्ट्रेलियन ओपन की तैयारियों में जुटे हुए हैं। ब्रिस्बेन ओपन में नडाल को युगल में अपने जोड़ीदार के साथ हार का सामना करना पड़ा। हालांकि अब वो मंगलवार को एकल मुकाबले में डोमिनिक थीम के खिलाफ कोर्ट पर उतरेंगे। विश्व के पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी स्पेन के राफेल नडाल की लंबे समय बाद कोर्ट पर वापसी हो गई है। वे लंबे समय से चोट के कारण कोर्ट से दूर चल रहे थे। इससे उबरने में उन्हें लंबा वक्त लग गया। इंजरी के बाद उन्होंने पहली बार ब्रिस्बेन इंटरनेशनल में वापसी की। हालांकि डबल्स में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन फैंस के लिए अच्छी खबर यह है कि वे पूरी तरह फिट हो गए हैं। नडाल ने मार्क लोपेज के साथ टेनिस कोर्ट में वापसी की। नडाल और लोपेज की जोड़ी को ऑस्ट्रेलियन मैक्स परसेल और जॉर्डन थॉम्पसन ने 6-4, 6-4 से शिकस्त दी। कोर्ट पर वापसी करके नडाल काफी खुश हैं और 14 जनवरी से शुरू होने वाले ऑस्ट्रेलियन ओपन की तैयारियों में जुटे हुए हैं। उन्होंने 2024 के बाद भी खेलने की अपनी संभावनाओं को नकारा नहीं है। The problem about saying that's gonna be my last season, I can't predict. मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ये मेरा आखिरी सीज़न होगा। मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि भविष्य में क्या होगा। इसलिए मैंने कहा है कि संभवतः मैं खेल सकता हूँ। इसकी संभावना अधिक है कि ये मेरी ऑस्ट्रेलिया में आखिरी प्रतियोगिता है। हालांकि अगर मैं अगले साल यहाँ पर खेलने आऊँगा तब आप ये मत कहना कि मैंने कहा था कि वे मेरा अंतिम साल था। मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि अगले 6 महीनों में मैं कैसा महसूस करूँगा। मैं ये अनुमान नहीं लगा सकता कि मेरा शरीर मुझे टेनिस का उतना आनंद लेने की अनुमति देगा जितना मैंने पिछले 20 वर्षों में लिया था। You never know what's going on, you know, and I can't predict. ब्रिस्बेन ओपन के युगल में मिली शिकस्त के बाद अब नडाल एकल मुकाबला खेलने उतरेंगे। नडाल का सामना मंगलवार को ऑस्ट्रेलिया के डोमिनिक थीम से होगा। नडाल का कहना है कि जब तक उनका शरीर साथ देगा तब तक वो खेलते रहेंगे। I don't know if my body will allow me to be. मुझे नहीं पता मेरा शरीर मुझे खेलने की अनुमति देगा या नहीं। मेरे कहने का मतलब महत्वपूर्ण आयोजनों को जीतने के तरीके से नहीं, बल्कि उस तरीके से जिससे मुझे खुशी मिलती है। मैं कोर्ट पर जाने के लिए खुद को फिट महसूस कर रहा हूँ। मैं किसी के भी खिलाफ खेल सकता हूँ। दिन के अंत में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं जीतूँ या नहीं। अगर मुझ में ऐसी भावनाएं हैं तो आप कभी भी नहीं जान पाएंगे कि मेरा दृष्टिकोण क्या है, क्योंकि आखिरकार टेनिस कोर्ट पर वापस आने के लिए मुझे बहुत कुछ सहना पड़ा। यह एक आसान निर्णय नहीं है, लेकिन मैं अपने अंदर से जानता हूं कि यह मेरा अंतिम साल हो सकता है। I know inside myself that is a high percentage that's going to be my last one. 22 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन राफेल नडाल ने 2023 ऑस्ट्रेलियन ओपन के दूसरे दौर में मैकेंजी मैकडोनाल्ड से हारकर बाहर होने के बाद से किसी भी प्रकार का प्रतिस्पर्धी टेनिस नहीं खेला था। इस दौरान वे 20 साल में पहली बार शीर्ष 100 से भी बाहर हो गए। उम्मीद की जा रही है कि नए साल में नडाल ऑस्ट्रेलियाई ओपन में अपना करिश्माई खेल दिखाते हुए 23वां ग्रैंड स्लैम जीतने में सफलता पाएंगे। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। वहीं नोवाक जोकोविच की बात कर ले तो सर्बिया के नोवाक जोकोविच की नज़र नए साल में अपने ग्रैंड स्लैम की खिताब की संख्या बढ़ाने के साथ साथ पेरिस ओलंपिक में पदक जीतने पर भी लगी हुई है। पिछले साल 3 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले जोकोविच जनवरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीतने के लिए कोर्ट पर उतरेंगे। इन दिनों वो यूनाइटेड कप में सर्बिया के लिए खेल रहे हैं। खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच के लिए साल 2023 काफी सफल रहा। बीते साल जोकोविच ने 3 ग्रैंड स्लैम जीत के साथ साथ साल का अंत विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी के रूप में किया। ऐसे में साल 2024 में टेनिस प्रेमी जोकोविच से पिछले साल के प्रदर्शन को दोहराने की उम्मीद कर रहे हैं। इन दिनों जोकोविच यूनाइटेड कप में सर्बिया की तरफ से हिस्सा ले रहे हैं। उनके शानदार खेल की बदौलत सर्बिया ने रविवार को चीन को हराने में सफलता पाई। 36 साल के 24 ग्रैंड स्लैम विजेता जोकोविच को उम्मीद है कि वो 2024 में भी अपने विजयी अभियान को बरकरार रखने में सफल रहेंगे। मुझे हमेशा से ही खुद पर विश्वास रहा है। मुझे पता है कि मैं हर फनमौला खिलाड़ी हूँ। जब तक मैं फिट रहता हूँ, अपनी लय में होता हूँ,
तो मैं कोई भी ग्रैंड स्लैम या फिर किसी भी प्रतियोगिता में जीत हासिल कर सकता हूँ। ऐसे में मुझे ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि मैं और कई रिकॉर्ड तोड़ सकता हूँ। ये एक ऐसी चीज है जो मुझे प्रेरित करती रहती है। इस साल ओलंपिक भी है और ग्रैंड स्लैम भी। ऐसे में हो सकता है कि मैं सर्बियाई के लिए एक ओलंपिक पदक जीतने में सफल रहूं। ये इस साल का मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य है। हालांकि आपको पता है कि इस तरह की परिस्थितियों को मैंने अपने करियर में कई बार देखा है और ऐसे में मुझे पता है कि मुझे क्या करना होगा। सच कहूं तो मैं अपने खेल का मजा ले रहा हूं। जब मैं अपने घर और अपने परिवार से 5-6 सप्ताह तक दूर रहता हूं तो मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, खिताब जीतना। I have been in this kind of situation so many times in my career. जोकोविच की नज़र अभी यूनाइटेड कप में टीम को खिताब जिताने की है। इसके बाद वो साल के पहले ग्रैंड स्लैम को जीतने के इरादे से उतरेंगे। ऑस्ट्रेलिया ओपन में खेलना जोकोविच को काफी पसंद है। आपको पता है कि किसी भी कारण से ऑस्ट्रेलिया में मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश करता हूं और मुझे यहां पर खेलना काफी पसंद है। इन सब कारणों से मैं साल की शुरुआत अच्छी परिस्थिति में करने की कोशिश करूंगा। मुझे लगता है कि जितना अधिक आप एक निश्चित टूर्नामेंट में जीतते हैं, उतनी अधिक आरामदायक और आत्मविश्वास आप अगली बार उस स्थान पर पहुंचने पर महसूस करते हैं। जोकोविच ने कुछ दिन पहले साफ कर दिया था कि उनका इरादा 40 साल से ज्यादा उम्र तक खेलते रहना है। नोवाक अमेरिकी फुटबॉलर टॉम ब्रेडी को आदर्श मानते हैं, जिन्होंने 45 की उम्र में संन्यास लिया था। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। वहीं रविवार और शनिवार को हुई फुटबॉल जगत की खबरों को जानने के लिए आइए एक नजर डाल लेते हैं सॉकर रैपर। इंग्लिश प्रीमियर लीग में आर्सेनल ने शीर्ष पर पहुंचने का मौका गंवा दिया है। रविवार की देर रात खेले गए मुकाबले में फुलहम ने आर्सेनल को 2-1 से हराने में सफलता पाई। हालांकि आर्सेनल ने मैच के 5वें मिनट में ही गोल करके बढ़त हासिल कर ली थी। आर्सेनल के लिए साका ने ये गोल किया। फुलहम के जिमेनेज ने 29वें मिनट में गोल करके मैच को बराबरी पर ला दिया। इसके बाद दूसरे हाफ में डे कॉर्डोवा ने गोल करके फुलहम को मुकाबले में 2-1 से बढ़त दिला दी। इसके बाद मैच में कोई और गोल नहीं हो सका और फुलहम ने मुकाबले को अपने नाम करके लीग में 13वां स्थान हासिल कर लिया। वहीं दूसरी तरफ आर्सेनल इस हार के बाद लीग में चौथे स्थान पर खिसक गई है। प्रीमियर लीग के एक अन्य मुकाबले में टॉटनहैम हॉटस्पर्स ने एएफसी बॉर्नमाउथ को 3-1 से शिकस्त दी। टॉटनहैम की तरफ से पहले हाफ में 1 और दूसरे हाफ में 2 गोल हुए। पेप मटरसार ने 9 मिनट में टॉटनहैम के लिए पहला गोल करने में सफलता पाई। हालांकि दूसरा गोल के लिए टॉटनहैम को लंबा इंतजार करना पड़ा। स्टार खिलाड़ी सान ह्यूंग-मिन ने 71वें मिनट में गोल करके टीम को 2-0 से आगे कर दिया। 9 मिनट बाद ही रिचार्लिसन ने टॉटनहैम की तरफ से तीसरा गोल करने में सफलता पाई। 84वें मिनट में बॉर्नमाउथ के स्कॉट ने गोल करके हार के अंतर को कुछ कम करने की कोशिश की। इस जीत के साथ ही टॉटनहैम लीग में 5वें स्थान पर आ गई है। इससे पहले शनिवार को इंग्लिश प्रीमियर लीग में ही मैनचेस्टर सिटी ने एक बार फिर जीत की लय हासिल की। मैन सिटी ने शेफील्ड यूनाइटेड को 2-0 से हराने में सफलता पाई। सिटी की तरफ से दोनों हाफ में 1-1 गोल हुए। रोड्री ने 14वें मिनट में मैच का पहला गोल किया। वहीं फोडेन के पास पर अल्वारेज ने 61वें मिनट में गोल करके सिटी को 2-0 से जीत दिला दी। इस जीत के साथ ही मैन सिटी ने तीसरा स्थान हासिल करते हुए एक बार फिर शीर्ष 3 टीमों में जगह बना ली है। प्रीमियर लीग में चेल्सी ने ल्यूटन टाउन को रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हराकर साल का अंत जीत के साथ किया। इस साल मैदान पर कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाने वाली चेल्सी ने पहले हाफ में 2 गोल करके मैच में 2-0 की बढ़त हासिल कर ली थी। इसके बाद टीम की तरफ से 70वें मिनट में तीसरा गोल देखने को मिला। हालांकि इसके बाद ल्यूटन टाउन ने जोरदार वापसी करते हुए मुकाबले को रोमांचक बना दिया। उन्होंने 80वें और 87वें मिनट में 2 गोल करके चेल्सी को परेशानी में डाल दिया। हालांकि इसके बाद कोई और गोल नहीं हो सका और चेल्सी ने मुकाबले को 3-2 से अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ ही चेल्सी अंक तालिका में 10वें स्थान पर बनी हुई है। ईपीएल के एक अन्य मुकाबले में नॉटिंघम फॉरेस्ट ने मैनचेस्टर यूनाइटेड पर 2-1 की रोमांचक जीत हासिल कर ली। नॉटिंघम की तरफ से 82वें मिनट में गिब्स व्हाइट ने विजयी गोल किया। इस हार के बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड लीग में 7वें स्थान पर बनी हुई है। एस्टन विला ने प्रीमियर लीग में बर्नले को 3-2 से हराने में सफलता पाई। विला की तरफ से डगलस लुइस ने 89वें मिनट में पेनल्टी पर गोल करके टीम को जीत दिलाई। इस जीत के साथ ही एस्टन विला की लीग में शीर्ष पर चल रहे लिवरपूल के बराबर 42 अंक हो गए हैं।
एक अन्य मुकाबले में क्रिस्टल पैलेस ने ब्रेंटफोर्ड को 3-1 से शिकस्त दी। ब्रेंटफोर्ड ने दूसरे मिनट में ही गोल करके बढ़त ले ली। हालांकि इसके बाद पैलेस ने पहले हाफ में 2 और दूसरे हाफ में 1 गोल करके मैच को अपने नाम कर लिया। मुख्य मिडफील्डरों की चोटों से जूझ रहे भारत ने FC एशियाई कप के लिए 26 सदस्यीय फुटबॉल टीम की घोषणा कर दी है। इसमें सहल अब्दुल समद जगह बनाने में सफल रहे हैं। टीम का नेतृत्व अनुभवी स्ट्राइकर सुनील छेत्री करेंगे। सऊदी प्रो लीग में अल नस्र ने अल ताउन को 4-1 से हराने में सफलता पाई। टीम के लिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अंतिम पलों में 1 गोल किया। ये रोनाल्डो का इस सत्र में 54वां गोल है। स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिड के साल के अंतिम अभ्यास सत्र को देखने के लिए शनिवार को हजारों की संख्या में खेल प्रेमी स्टेडियम में पहुंचे। ला लीगा में रियल मैड्रिड गोल औसत के आधार पर जिरोना को पीछे छोड़कर शीर्ष पर बनी हुई है। इटालियन लीग में यूवेंटस ने AS रोमा को 1-0 से शिकस्त दी। यूवेंटस की तरफ से दूसरे हाफ की शुरुआत में गोल हुआ। इस जीत के साथ यूवेंटस ने लीग में दूसरे स्थान पर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। स्पोर्ट्स डेस्क DD न्यूज। तो खेल समाचार के इस अंक में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी स्पोर्ट्स टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सड़क दुर्घटना